इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो कहा जाने लगा, क्या आपको लगता है मीडिया की भूमिका इसमें बहुत अहम थी? हर तानाशाह ने अपने समय का जो मीडिया था उसका जबरदस्त इस्तेमाल किया। अच्छा, एक चीज बताएं सर, ये जो सेलिंग पॉइंट है तानाशाहों का सबसे बड़ा, वो धर्म ही है क्या? कि जहां बहुधार्मिक समाज है वहां बहुसंख्यक धर्म को आप एकत्र कर सकते हो अल्पसंख्यक धर्म के खिलाफ भड़का कर। ताजमहल फिल्म में आप देखते हैं एक मंदिर है, उसको तोड़ा जा रहा है, ताजमहल बनाया जा रहा है, तो वो आपको सच लगने लगता है। जो अघोषित तानाशाह की बात हमारे देश में हो रही है फिलहाल, क्या उनके साथ भी किसी तरह का गोएबल्स आपको दिखता है? आपने बड़ा मजेदार सवाल पूछा कि आज के टाइम में गोएबल्स कौन है। बताया जाता है कि पीएमओ से किसी का फोन आता है कि क्या न्यूज चलानी है, क्या न्यूज नहीं चलानी है, किसको रुकवा दो, किसको उठवा दो। भारत में वीडेम की जो रिपोर्ट है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में हम लोग तब्दील होते जा रहे हैं, तो क्या ये 2014 के बाद ही हुआ या फिर इस तरह की प्रवृत्तियां पहले भी देखने को मिली? आरएसएस तो ट्रेनिंग लेके मुंजे साहब गए थे और मुसोलिनी से मिल के आए थे और मुसोलिनी के जो ब्लैक शर्ट्स थे उनसे सीख के आए थे, कितना ज्यादा वो प्रभावित थे कैसे की, तो वो सब तो है ही। 20वीं सदी के तानाशाह, ये किताब क्यों लिखी आपने? अभी जब दुनिया डेमोक्रेसी देख चुकी है तो एक बड़ा हिस्सा है जो इन तानाशाहियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। मुझे लगा कि 20वीं सदी के तानाशाहों को पढ़ते हुए ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ब्रीफली आप बता दें क्या रेसिपी है, कैसे बन जाते हैं तानाशाह? जब तक संकट नहीं होता है तानाशाह के लिए तानाशाह बनना बहुत मुश्किल है। इतने सारे तानाशाहों के बारे में लिखते हुए हमारे देश के जो अघोषित तानाशाह फिलहाल हैं, सबसे करीब किस तानाशाह से पाते हैं? नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक शेर मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। कई बार हम सब लोग सोचते हैं कि आंखें मूंद लें, कुछ सवालों से दूर भाग जाएं तो शायद वो सवाल खत्म हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जिन व्यवस्थाओं को हम बहुत उत्तम मानते हैं, जिन व्यवस्थाओं के लिए लंबा लंबा संघर्ष करते हैं, वही व्यवस्थाएं समाज के लिए बहुत विघटनकारी साबित होती हैं, बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं। इतिहास में ऐसा हुआ और वर्तमान में इसकी आहट सुनाई दे रही। कैसे सुनाई दे रही है, किन व्यवस्थाओं की हम बातचीत कर रहे हैं, ये आपको पता पड़ेगा इस पूरी बातचीत को जानने समझने के लिए। बातचीत करेंगे हम अशोक कुमार पांडे जी की इस किताब 20वीं सदी के तानाशाह पर। ये नई किताब आई है, आप सभी से दरख्वास्त ये किताब ज़रूर खरीदें। कैसे खरीदना है ये भी अशोक सर बताएंगे आपको। ये किताब इन्होंने लिखी क्यों और 20वीं सदी के तानाशाहों के बारे में समझना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? 21वीं सदी में 20वीं सदी के तानाशाहों की बात क्यों? तानाशाहों के बनने की रेसिपी क्या होती है? क्या मटेरियल चाहिए, क्या बालू है, क्या सीमेंट है, क्या ईंट है, और किस तरह के मिस्त्री तानाशाहों का निर्माण करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। और 21वीं सदी में उस खतरे की आहट है क्या, और अगर है तो हमारे देश पर कितना है, और देश में है तो किन कारणों से है, ये सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप हैं वैसा मैं हूं। बताने के लिए हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे जी। शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और ये किताब आपने भिजवाई, हमने पढ़ी हमारे मांगने पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया, ये किताब क्यों क्यों लिखी आप? 20वीं सदी के तानाशाह लिखना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि 21वीं सदी के तानाशाहों का ख़तरा बिल्कुल हमारे सामने आ गया है। एक वक्त में लगता था, अगर आप 80s तक देखें, 90s तक देखें, तो पुरानी तानाशाहियाँ ख़त्म हो रही थीं एक एक करके। जहाँ तानाशाहियाँ थीं वहाँ भी आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी स्थापित हुई और ऐसा लग रहा था कि डेमोक्रेसी धीरे धीरे समाज की या दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था बन जाएगी और अपने तरीके से फंक्शन करती रहेगी। डेमोक्रेसी में तमाम फ्लास थे, तमाम दिक्कतें थीं, लेकिन सब दिक्कतों और फ्लास के बावजूद डेमोक्रेसी अपने तरीके से फंक्शन कर रही थी। लेकिन 90s के बाद हमें दिखता, देखिए 90s में रशिया ढह जाता है, जो आखिरी बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री था वो ढह जाता है और उसके ढहने के साथ ईस्टर्न यूरोप में जो पूरा कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो भी एक एक करके ढह जाता है। तो पूरी दुनिया से कम्युनिज्म खत्म हो जाता है लगभग लगभग एक सत्ताधारी व्यवस्था के रूप में। विचार के रूप में तो चीज़ें रहती हैं, चलती हैं, और अगर आप एग्जाम्पल ही लेना चाहें तो नॉर्थ कोरिया में आप कह सकते हैं कि है, चाइना में आप कह सकते हैं कि है। हालांकि चाइना में भी माओ के मरने के बाद चीज़ें बहुत बदलती हैं और बहुत कुछ होता है, लेकिन दुनिया में ऐसा लगा था कि डेमोक्रेसी अब एक ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जो चीज़ों को चलाएगी, और वही सबसे ज़्यादा इज्जतदार व्यवस्था थी आप कह सकते हैं। हर जितना अब चीज़ तक दिखी है उसमें। हाँ, अभी आप डेमोक्रेसी के ही आईने में बाकी व्यवस्थाओं को देखते थे। अगर किसी शासन को खराब कहते थे तो वो इसी हिसाब से कहते थे कि यहाँ पर ये डेमोक्रेटिक फंक्शन नहीं हो रहा है। 90s में नई आर्थिक नीतियां लागू होती हैं पूरी दुनिया में। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बड़ी तेज़ी के साथ शुरू होता है। ग्लोबलाइजेशन बज़वर्ड बनता है और उसके बाद हम देखते हैं अगले 10-15 सालों में ही कई देशों में धीरे धीरे चीज़ें बदलना शुरू होती हैं
और 21वीं सदी आते आते और हमारा वक्त आते आते आपको हम्म, बोल्सोनारो दिखता है, आपको पुतिन दिखता है, चाइना अपने तरह की तानाशाही है ही। ट्रंप जैसा आदमी राष्ट्रपति बनने के बाद कहता है कि तीसरे टर्म के लिए भी मैं बदलाव करूंगा, कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कि अमेंडमेंट कर दूंगा। तीसरी बार बन सकूं। कई सारे उसके सपोर्टर कहते हैं कि तीसरी बार भी बनेगा, हम्म, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहता है। आपको और भी बहुत सारे जगहों पर तानाशाह दिखते हैं, और अपने देश में जी 2014 के बाद जिस तरह की सरकार आती है उसमें तानाशाही के तमाम सारे लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और जो 2019 के बाद ज़्यादा मजबूत होते हैं, उसके बाद के इलेक्शन में सीटें कम ज़रूर होती हैं, हम्म, समर्थन से सरकार बनती है, 400 पार छोड़िए 300 पार भी नहीं हम्म, होता है, लेकिन तरीके नहीं बदलते हैं, तरीके वही चल रहे हैं जो तानाशाहों ने अपनाए। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि किस तरह से उन तानाशाहियों के कितने करीब है आज जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं। बदला है क्योंकि ये जो 20वीं सदी की तानाशाहियां थी उसके पहले कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, हम्म, तो अक्सर हुआ राजशाही थी, राजशाही के बाद ये आ गया, तो चीजें लगभग आप देखते हैं कि राजशाही जितनी ही या उससे ज्यादा थोड़ी खतरनाक हो जाती हैं। स्टालिन को लेके मैंने एक हम्म, चुटकुला भी इसमें जिक्र किया है, आगे उस पर बात कर लेंगे। लेकिन अभी जब दुनिया डेमोक्रेसी देख चुकी है तो एक बड़ा हिस्सा है जो इन तानाशाहियों को न केवल समझना चाहता है बल्कि इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि डेमोक्रेसी वापस लौटे, हम्म, और वैसी ही डेमोक्रेसी वापस लौटे जैसी होनी चाहिए। तो इन तानाशाहों को कैसे समझा जाए, ये हम्म, तानाशाह बनते कैसे हैं, इनकी पूरी कहानी क्या है, मुझे लगा कि 20वीं सदी के तानाशाहों को पढ़ते हुए ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और एक बात और है, बहुत लोगों को बड़ा मजा आता है, हम्म, अपना वाला तानाशाह है तो लगता है सब बहुत अच्छा है, हाँ भाई हमारा फायदा हो रहा है, हमारा वाला है, हमारे धर्म की बात करता है, हमारे इलाके की बात करता है, तो बहुत अच्छा है। हम्म, उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि तानाशाह जिनकी तारीफ करते हैं या जिनका होने का दावा करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को पहुंचाते हैं अंततः। आपने इसमें जिक्र किया है सर कई सारे तानाशाहों का, हिटलर का, स्टालिन का, मुसोलिनी का, उत्तरी कोरिया के किम इल सुंग का, चिली के अगोस्तो पिनोशे का, युगांडा के ईदी अमीन का। अभी अभी आप कह रहे थे कि तानाशाह बनते कैसे हैं, इसके बारे में भी जानना चाह रहे थे, और इस कारण से ये किताब भी सामने आई जिसमें लोग शायद पता कर सकते हैं। ब्रीफली आप ये बता जो सकते नाम मैंने लिए इसकी हैं? बात हाँ। मैं कर लूं कि ये नाम मैंने कैसे सेलेक्ट किए। हम्म, मेरा तरीका ये था कि हर महाद्वीप से रिप्रेजेंटेशन उठाए ले लें ताकि अच्छा। अलग अलग समाज। तो आप देखिए, यूरोप से हिटलर है, हम्म, मेन लैंड जो यूरोप होता है उससे हिटलर है। हम्म, साउथ जरा सा जो जहां यूरोप बदलता है, इटली, वहां से मुसोलिनी है, सेकेंड हम्म, वर्ल्ड वार का मामला था। यूरेशिया जिसको कहते थे एक जमाने में, आप लोग जब जी पढ़ते होंगे तो पता नहीं 90s के पहले अगर पढ़े होंगे तो यूरेशिया पढ़ाया जाता था, तो रशिया को यूरेशियन कंट्री कहा हम्म, जाता था क्योंकि यूरोप में भी है और और एशिया में। एशिया में भी है, तो उसे लिया। एक अफ्रीका की कंट्री ली, एक लैटिन अमेरिका की हम्म, कंट्री ली, तो मेरा, और एक एशिया की कंट्री ली, नॉर्थ कोरिया। तो एक था कि ये रिप्रेजेंटेशन हो जाए, अलग अलग विचारधाराओं के हो जाए। हम्म, स्टालिन आप जानते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा जी के थे, हिटलर और मुसोलिनी फासिस्ट अपने आप को कहते थे। इसके बाद अगर आप जाते हैं तो ईदी अमीन बिना विचारधारा का बंदा था, कोई विचारधारा की बात नहीं थी, कभी इधर कभी उधर, कभी हम्म, प्रो पैलेस्टाइन कभी एंटी पैलेस्टाइन, सब कुछ। बाद में इस्लामिक हो जाता है ज़बरदस्त। और इसके आगे जब आप जाते हैं तो आप, किम इल सुंग भी अपने आप को हम्म, कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन वो खानदानी कम्युनिस्ट हैं, मतलब बाप दादा सब एक के बाद एक आते हैं। और पिनोशे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जी जिसकी तानाशाहों में कभी बात नहीं होती है। वो अमेरिका का बनाया हुआ तानाशाह है। हम्म, पिनोशे एक कम्युनिस्ट शासक को सत्ता से हटाकर, और जो कम्युनिस्ट शासक अलेंदे चुनाव जीत के आया था हम्म, उसको सत्ता से हटाकर सीआईए ने उसको वहां पर राष्ट्रपति बनाया हम्म, था, सीआईए ने पूरा ऑपरेशन चलाया था। तो हर तरह के तानाशाह मेरा था कि सबका एक एक मैं प्रतिनिधित्व ले लूं, हाँ। और हर इलाके का तानाशाह, ताकि उन इलाकों की जो खासियत है वो भी समझ में आया कि किस किस जगह किस तरह की तानाशाही आती है। तो जी तानाशाह जो प्रतिनिधित्व को ही सबसे बड़ा खतरा बनते हैं, उनका प्रतिनिधित्व आपने बराबर बराबर जी रखा बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्टिनेंट से। अच्छा जी। सर, आपने कहा कि तानाशाह बनते कैसे हैं, इसकी जानकारी भी किताब में मिल पाएगी। ब्रीफली आप बता दें क्या रेसिपी है, कैसे बन जाते हैं तानाशाह? ऐसी कोई फिक्स रेसिपी नहीं होती है, मतलब ऐसा मैं कोई कहूँ कि फला फला चीज़ मिलाइए तो तानाशाह पैदा हो जाता है। पहली बात तो ये कि तानाशाह को हमेशा संकट की ज़रूरत होती है। हम्म, जब तक संकट नहीं होता है, तानाशाह के लिए तानाशाह बनना बहुत मुश्किल है। हम्म, और जब संकट नहीं होता है तो आप देखते हैं तानाशाह संकट पैदा करते हैं, स्यूडो संकट। स्यूडो संकट पैदा करते हैं। हिटलर के समय आप देखिए, जर्मनी की कंडीशन ये थी कि वहाँ की जो मार्क था, वहाँ का हम्म, जो मुद्रा थी, उस मुद्रा की ज़बरदस्त तरीके से गिरावट आई थी। जो कहा जाता है ना कि आप डॉलर लेके जाइए और कई बोरा मार्क भर के ले आइए, ये वाली स्थिति थी। रोज़गार नहीं था और तमाम सारी परेशानियाँ थीं, तो उसने एक दुश्मन ढूँढा,
कि इन परेशानियों से ध्यान हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक दुश्मन ढूंढेंगे। हम्म, और दुनिया की जितनी परेशानियां हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार से लेकर जितनी परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों के लिए यहूदी जिम्मेदार है। हम्म, अब जब आप इन परेशानियों के एनालिसिस करते हैं तो वो मुश्किल काम होता है, जनता के समझ में नहीं आता है। ठीक बात है। लेकिन ये समझाना बहुत आसान है कि तुम्हारी हर दिक्कत के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। हम्म, ये समझाना बड़ा आसान है कि तुम्हारी हर दिक्कत के लिए बिहारी जिम्मेदार है, वो बाहर से आके नौकरी खा जा रहा है। तुम्हारी हर दिक्कत के लिए यहूदी जिम्मेदार है। हम्म, युद्ध में अगर हम हारे हैं तो उसके लिए यहूदी जिम्मेदार है, इन्होंने ही समझौता किया। जबकि मैंने डेटा दिया है बाकायदा कि कैसे वहां की सेना ने मना कर दिया था लड़ने से कि आगे लड़ेंगे तो और विनाश होगा। लेकिन परसेप्शन ये बना दिया लेकिन गया कि परसेप्शन बनाने में वो कामयाब रहा कि यहूदियों की वजह से और उस जमाने के जो लीडर्स थे उनकी वजह से जर्मनी जीतते जीतते हार गई। जर्मनी जीत सकती थी लेकिन हार गई। सबने ऐसे ऐसे संकट क्रिएट किए हैं, आप देखेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तो सबने ऐसे ऐसे संकट क्रिएट किए हैं। दूसरा ये होता है कि कई बार समाज को पता ही नहीं होता है कि किस तरह का शासन आदर्श हो सकता है। जैसे नॉर्थ कोरिया की दिक्कत है। अब कोरिया जो था, नॉर्थ कोरिया तो बाद में बना, जी। और वो कैसे बना उस पर भी बात विभाजित हुआ, करेंगे। उसके जी, बारे वो में आप बताएंगे, वो बताएं। भी बात करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले आप देखते हैं, पहले जो नॉर्थ कोरिया था वो चीन के कब्जे में था। चीन से छीनकर जापान ने अपने कब्जे में किया, और जापान ने तो इस हद तक कब्जे में किया कि शहरों के नाम जापानी तरीके के रख दिए और बाकी सारा कुछ किया। तो उनका जो आत्मसम्मान था और उनकी जो इकॉनमी थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जापान ने। अब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोरिया अचानक आज़ाद हो जाता है। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने आज़ाद कराया। क्योंकि जापान हार गया तो कोरिया से उसका कब्जा अपने आप खत्म हो क्योंकि गया। मालिक कमजोर हो गया, इसलिए मालिक कमजोर, मालिक हार गया, जापान तो खत्म हो गया, जी। उसके ऊपर बम गिर गया, सब कुछ हो गया, तो जापान तो मतलब इसके बाद तो अमेरिका की एंसिलरी बन जी। के रह जाता है। तो कोरिया दो हिस्सों में बांट दिया गया। क्यों बांटा गया? क्योंकि अमेरिका को यह डर था कि अगर पूरा कोरिया रशिया के करीब चला जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार में तो अमेरिका और रशिया साथ में आ गए, लेकिन जी। उसके तुरंत बाद दुश्मन थे वो, तो था कि सारा अगर रशियन इफेक्ट में आ जाएगा तब तो ये कभी भी हमारे ऊपर चढ़े आएंगे। तो आधा बांटा गया, आधा रशिया ने रख लिया, आधा चाइना ने रख लिया, आधा अमेरिका ने रख लिया। तो जो अमेरिका के पास था उसमें पूंजीवाद स्थापित होना था, और जो रशिया के पास था वहां पे कम्युनिज्म स्थापित होना था। तो आप देखते हैं कोरिया में एक कोरियन गांधी कहे जाते थे, जो वहां पे काफी पॉपुलर भी थे, और गांधी जैसे तो नहीं थे लेकिन हाँ उसी तरह की नीतियां अपनाते थे, हिंसा वगैरह के बहुत पक्ष में नहीं थे वो, और कम्युनिज्म के खिलाफ थे। कोरिया में उनकी हत्या करवा दी गई, और एक ऐसे आदमी को लाकर कोरिया का शासक बनाया गया जिसको पहले बहुत लोग जानते नहीं थे। उसके बाद उसकी पूरी हिस्ट्री बदली गई कि ये तो बहुत बड़ा हीरो है, वार हीरो है। उसने क्या किया, उसने कोरिया की जनता से कहा कि हम आपको रोटी देंगे और छत देंगे। अब जिस जनता को ये भी नहीं मिल रहा हो, आजादी वगैरह, डेमोक्रेसी वगैरह, वो कहां सोचती है? पहले भी उसका शोषण हो रहा था, अब भी शोषण हो रहा है। लेकिन यहां कहा गया कि आपको रोटी और छत देंगे, वो जनता तैयार हो गई। ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल जब आप देखेंगे, ईदी अमीन का आप देखेंगे, वहां पर तो अंग्रेजों का कब्जा था, और जबरदस्त तरीके से वहां पर जो है मार काट और बाकी सारी चीजें चल रही थी। अब ईदी अमीन सत्ता में आता है। ईदी अमीन कैसे सत्ता में आता है अब सब बता दूंगा, तो किताब कौन पढ़ेगा। लेकिन ईदी अमीन कौन था? अंग्रेजों की सेना का सिपाही था, तो उसने तो सारी क्रूरता खुद सीखी थी। और जब ईदी अमीन सत्ता में आया अपने पिछले राष्ट्रपति को हटा के, तो इंग्लैंड, अमेरिका सब उसके साथ थे, क्योंकि पिछला वाला उनको लगता था थोड़ा कम्युनिस्ट है। जब यह हाथ से निकलने लगा तो इसके खिलाफ हो गए और इसको छोड़ के भागना पड़ा। तो 3-4 तरह का मामला है इंटरनेशनल। जो मैं एक बात आपसे बहुत साफ कहूंगा कि इस दुनिया में जितनी दिक्कतें हैं, आधुनिक दुनिया में, और खासतौर पर पॉलिटिकल दिक्कतें हैं, उनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो अमेरिका और इंग्लैंड है। ये आपने किताब में भी खुले तौर पे बिल्कुल लिखा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिस तरह की इनकी पॉलिसीज रही, या वर्ल्ड वार के पहले जो उन्होंने कॉलोनिज्म के दौरान किया, आप कभी अफ्रीका का नक्शा देखिए, अफ्रीका का कंट्री वाइज नक्शा देखिए, आप हंसेंगे कि ऐसा नक्शा कैसे हो सकता है? चौकोर नक्शा है, सीधी लाइनें हैं, तिरछी सी लाइनें हैं। नक्शा तो गोल मटोल काटा काटा पीटा होता है। ये नदी मतलब ऐतिहासिक तरीके से बनता है। वो क्या है? ड्राइंग रूम में बैठ के नक्शे बना दिए गए देशों के, और नए देश बन गए। अब पता चला कि एक कबीला जो है और दुश्मन कबीला, दोनों के अलग अलग देश है। अब आधा आधा कबीला ये, आधा कबीला ये, एक देश बन गए जिसमें दोनों हमेशा से दुश्मन रहे हैं। और आधा कबीला उधर चला गया दूसरे देश में, वो किसी और का दुश्मन था, उसके साथ बना दिया। तो ये तो हमेशा सस्टेनेबल एक संघर्ष का रास्ता हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर देखें ईदी अमीन के जिस जगह का है वो, वहां पर ज्यादातर जो लड़ाई है वो कबीलाई लड़ाई है, और आज भी चल रही है। ईदी अमीन के जाने के बाद जो आदमी सत्ता में आया, जिसको इंग्लैंड ने सपोर्ट किया, इजराइल ने सपोर्ट किया, सबको किया, वो उसके बाद से आज तक सत्ता से हटा ही नहीं है। हर चुनाव जीत जाता है वो, और हर चुनाव के बाद कुछ विपक्षी नेताओं की हत्या हो जाती है। तो वो वाली तानाशाही अब मंजूर है।
आप एक वर्ड इसमें लिख रहे हैं, व्यक्तिगत तानाशाही और संस्थागत तानाशाही। थोड़ा सा इसको एलोबरेट करें। देखिए, जब पूरी संस्था को, पूरे आप सिस्टम को तानाशाही में तब्दील कर दिया जाता है, लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक वो तानाशाही में तब्दील हो जाती है, वो संस्थागत तानाशाही की व्यवस्था है। जैसे, हालांकि ये मैंने नहीं लिखा है, ये जिसने भी भूमिका राजकमल ने लिखी होगी उसका है, किताब के अंदर इस पर बहुत बात आपको नहीं आएगी। तो मोटा मोटी जैसे मान लीजिए कुछ सिस्टम है, जैसे कि कम्युनिस्ट सिस्टम अपने आप में आया था और बड़े शानदार विचारों के साथ आया, हम सब प्रभावित हैं, हमेशा रहेंगे, मार्क्स हमेशा जीवन भर मेरे प्रिय लेखक रहेंगे। लेकिन जब वो सत्ता के एस्टेब्लिशमेंट में तब्दील होता है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, एक पार्टी के शासन की बात करता है कि एक ही पार्टी होगी। लेनिन यहां तक काम कर देते हैं कि एक ही पार्टी होगी। जो बाकी पार्टियां जो जार के खिलाफ संघर्ष में शामिल थीं, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी, जिन्होंने बलिदान दिए थे, वो सारी पार्टियां किनारे कर दी जाती हैं। आप सिर्फ बोल्शेविक पार्टी के मेंबर होगे तभी आप जो है हो सकते हो, उसके अलावा कोई पार्टी बन भी नहीं सकती। तो डिक्टेटरशिप की शुरुआत तो यही होती है। यहां से हो गया कि एक पार्टी के सिद्धांत में बना दिया, जो सर्वहारा का अधिनायकत्व था, जो बहुत ब्रॉडर टर्म्स में डिस्कस किया गया था, पहले उसको एक पार्टी की डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट किया गया। और इसका नीरज बिल्कुल अपने आप कहीं भी आप बना के देख लो कि एक ही पार्टी होगी, तो इसके बाद वो एक आदमी में तब्दील हो जाएगा अपने आप। जिसका पार्टी के ऊपर कब्जा होगा वो किसी और को देना नहीं चाहेगा। जब चार पार्टियां होती हैं, आपको एक पार्टी से लड़ना होता है, तो आपको इधर भी बोलने वाला चाहिए होता है, कोई हिंदी बोलने वाला, कोई गुजराती बोलने वाला, कोई बंगाली बोलने वाला, कोई साउथ इंडियन में। ये मतलब कई पार्टियों से जब लड़ना होता है, जब एक ही पार्टी से लड़ना होता है अपनी पार्टी में, तो अपनी ही पार्टी के अंदर के लोगों से आपको लड़के जीतना है और आपको सत्ता पे कब्जा करना है। और जो सत्ता पे एक बार कब्जा कर लेता है वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहता है। तो वहां से स्टालिन के टाइम में वो बन जाती है एक व्यक्ति की तानाशाही। तो और उसके बाद वो संस्थागत हो जाता है। ये एक व्यक्ति की तानाशाही सबसे टॉप पे ही नहीं है, हर लेवल पे एक एक व्यक्ति की तानाशाही हो जाती है। जिले में एक व्यक्ति की तानाशाही, राज्य में एक व्यक्ति की तानाशाही, हर जगह छोटे 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 डिक्टेटर पैदा हो जाते हैं। आप अपने यहाँ देखिए, डिक्टेटर केवल मतलब डिक्टेटरशिप की जो प्रवृत्तियां हैं वो केवल टॉप पे नहीं दिख रही हैं, हर जगह देखेंगे। आप डिग्री कॉलेज में जाइए, वहां के प्रिंसिपल्स का बिहेवियर देखिए, आप डीएम का बिहेवियर देखिए, आप एमपी एमएलए का बिहेवियर देखिए, सब छोटे 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 बन जाते हैं वही तानाशाह। तो एक व्यक्ति की जो तानाशाही है वो धीरे धीरे संस्थागत तानाशाही में कन्वर्ट हो जाती है। तो भारत में वीडम की जो रिपोर्ट है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में हम लोग तब्दील होते जा रहे हैं, मैंने जिक्र किया है उसका। जी। तो क्या ये 2014 के बाद ही हुआ या फिर इस तरह की प्रवृत्तियां पहले भी देखने को मिली? देखो, प्रवृत्तियां तो थी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि प्रवृत्तियां नहीं थी, ये बात तो मैं बहुत साफ कहूंगा, लेकिन उन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के सिस्टम हमारे पास थे। जैसे अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी डिक्टेटर तो नहीं थी, कभी नहीं बन पाई डिक्टेटर, लेकिन कांग्रेस मींस इंदिरा गांधी तो था। एक अधिनायकवाद तो वहां पे था, एक तरह का अधिनायकवाद तो था। इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलकर आप कांग्रेस में नहीं रह सकते थे, ये बहुत क्लियर था। मतलब इंटर पार्टी जो डेमोक्रेसी है वो उस रूप में फंक्शन नहीं कर रही थी। चूंकि इंदिरा गांधी लगातार चुनाव जिता रही थी, चूंकि इंदिरा गांधी और बाकी कुछ ऐसा कर रही थी जो डिक्टेटर लायक काम नहीं था, जो डिक्टेटर का काम नहीं था, चाहे वो बैंकों का नेशनलाइजेशन हो, चाहे इस तरह के तमाम सारे कदम हो, वो डिक्टेटोरियल नहीं थे। जनता के भले के लिए गरीबी हटाओ, कितना हटी कितना नहीं हटी, लेकिन कम से कम गरीबी हटाने की सीधे बात करना, प्रो पीपल बातचीत, प्रो पीपल बात करना, तो वो डेमोक्रेसी पार्टी के बाहर आपको बहुत खलती नहीं है। वो जो डिक्टेटरशिप है वो पार्टी के बाहर बहुत खलती नहीं है आपको। आपको एक बड़े नेता से प्यार करना, तो जितने पिछड़े समाज हैं सब हीरो की तलाश में रहते हैं। आप देखिए ना, अन्ना हीरो बन जाते हैं, अन्ना मूवमेंट होता है वो हीरो बन जाते हैं। तो हीरो की तलाश जो होती है वो तो पिछड़े हुए समाजों में लगातार होती है, अगले समाजों में भी कई बार होती है, लेकिन उस लेवल की नहीं होती है। तो इस तरह की चीजें दिखती तो रहीं बीच बीच में, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाए। जैसे आप इमरजेंसी की बात करते हैं, इमरजेंसी लगी, सब जानते हैं इमरजेंसी की आलोचना होती है, लेकिन एक बात आप देखिए कि इमरजेंसी संविधान का तरीके से लगी, संविधान में था, प्रोविजन तो था ही, प्रोविजन था कि अगर इंटरनल और एक्सटर्नल आपके डिस्टर्बेंसेज हैं, सीआईए की भी बात की जाती है, हो सकता है उनके पास कुछ रिपोर्ट्स रही हो और हो सकता है अपनी सत्ता बचाने की रही हो। वैसे तो ये भी देखा जाए कि जिस मुद्दे पे उनका सत्ता हटाई गई कि एक आदमी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद चुनाव में मदद कर रहा था, उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, सिर्फ इतना ही था कि उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, और उसके चलते जो है इनको प्रधानमंत्री पद से हटाने की बात कर दी थी। बाद में
शांति भूषण जी जो है वो लॉ मिनिस्टर भी बने और सब कुछ हुआ, वो सब छोड़ दीजिए। तो अगर उस पर देखा जाए तो आज तो एक भी अधिकारी बड़ा ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी नौकरी ना चली जाए, ठीक या है। एक भी नेता ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका चुनाव ना चला जाए। तो बहुत ट्रिवियल सी बात थी, एक तो वो है जिससे शक होता है जी। कि इतनी ट्रिवियल सी बात पे आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते थे। हम्म। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था कि 1.5 साल के अंदर, 2 साल से भी कम वक्त में उन्होंने वो निर्णय वापस लिया, देश में चुनाव कराया और विपक्ष और जीतता चुनाव है। में हारी। ठीक चुनाव बात। में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे वो जीत सकती हैं। वो अलग कहानी है कि उनके चमचे उस समय भी उनसे कह रहे थे कि आप जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत रही हैं, लेकिन वो चुनाव हारी और चुनाव हारने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। पद से इस्तीफा दिया, गिरफ्तार हुई, फिर बेलछी हुआ, बेलछी में हाथी पे बैठ के गईं और फिर से आंदोलन किया और फिर चुनाव के रास्ते ही सत्ता में आईं और जब तक रहीं चुनाव के रास्ते ही सत्ता में रहीं। कैपिटल हिल्स वाला हंगामा वहां नहीं दिखता वहां है। नहीं हुआ। उनके हारने के बाद ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के लोगों ने मुरारजी देसाई का घर जला दिया या फिर जयप्रकाश का घर जला दिया या इस तरह का कुछ किया। कर सकते थे, ताकत थी, पैसा था, कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। हार को इज्जत के साथ स्वीकार किया, जो डेमोक्रेसी की सबसे बेसिक चीज है कि जीत के साथ साथ आप हार के लिए भी तैयार रहे। वो किया इंदिरा जी ने। वो वेलकमिंग थी उस चीज हाँ, के उस लिए। चीज के लिए वेलकमिंग थी या नहीं थी मैं नहीं जानता, हाँ, लेकिन लेकिन कम उस से कम समय देखिए किया। तो सही। किसी को हारना नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन उनको शायद ये लगा कि मेरा भरम टूटा और शायद उन्होंने रीथिंक किया अपनी पॉलिटिक्स पे, क्योंकि उसके बाद जो इंदिरा गांधी आती हैं, शी इज अ डिफरेंट इंदिरा गांधी। तो आपने एक जिक्र किया है इस किताब में कि तानाशाही जो है प्रवृत्तियों और परिस्थितियों से जन्य होती है और उनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। 20वीं सदी की आप तानाशाहों का जिक्र कर रहे हैं। 20वीं सदी में हमको आज़ादी मिलती है, लेकिन पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, ये सब हमको एक संविधान देते हैं, एक ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो तानाशाही में तो बिल्कुल नहीं जा रही थी, उसकी प्रवृत्तियां बिल्कुल अलग थी। 2014 आते आते ये प्रवृत्तियां कैसे बढ़ गईं? कौन सी पहले परिस्थितियां थीं? 47 पे अगर हम बात कर लें, हाँ। 47 में अगर हम देखते हैं उसके आसपास जितने देश आज़ाद होते हैं, चाहे चाइना हो, चाहे अफ्रीका के देश हों, घाना हो, जिसको भी आप उठा के देख लीजिए, रॉबर्ट मुगाबे कितने भी इज्जत पाते हैं, लेकिन थे तो तानाशाह। जी। कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत लोकतांत्रिक उन्होंने बनाया। तो जितने भी देश आज़ाद होते हैं, आप हर जगह देखते हैं किसी न किसी तरह की तानाशाही स्थापित होती है। बगल में पाकिस्तान में आप देखते हैं, 70 के आसपास तक तो उनका संविधान कायदे से तैयार नहीं हुआ था। कभी कोई आर्मी ऑफिसर, कभी किसी को मारा जा रहा है, कभी कोई जेल जा रहा है, ये सारा कुछ चल रहा था। बांग्लादेश में भी इतने बड़े मूवमेंट के बाद 71 में आज़ादी मिली, लेकिन उन्होंने जो स्थापित की, शेख साहब ने जो स्थापित की, वो तानाशाही ही थी, वो कोई बहुत डेमोक्रेसी नहीं स्थापित की। तो हम ये देखते हैं कि न केवल एशिया में बल्कि दुनिया भर में जहाँ आज़ादी मिली, जहाँ भी कॉलोनियल शासन से मुक्ति के बाद आज़ादी मिली, ज़्यादातर जगहों पर तानाशाही स्थापित हुई, कुछ एक जगहों पर डेमोक्रेसी स्थापित हुई। अब अगर आप भारत की बात करेंगे तो कांग्रेस उस समय वाकई ऐसी पार्टी थी जो अगर तानाशाही स्थापित करना चाहती तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था। अपराजेय नेहरू थे। अपराजेय नेहरू थे, कहीं से भी जीत रहे थे, मतलब किसी भी तरह से जीत रहे थे, बिना प्रचार किए हुए जीत रहे थे, जाके कह रहे थे कि वोट देना हो दो, नहीं देना हो ना दो, और जीत जा रहे थे। जनता का ऐसा समर्थन था, देश का मतलब 60% 70% टाइप का समर्थन था, और वो पॉजिटिव समर्थन था। ऐसा भी नहीं था किसी गुंडागर्दी समर्थन आया था। वो राष्ट्रीय आंदोलन का जो पूरा मामला था, वहां से निकल के आया था। जनता के मन में पंडित जी के लिए या पटेल साहब के लिए या मौलाना के लिए इज्जत थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप उस समय का कुछ भी उठा के देख सकते हैं। और जो डिसेंट की वॉइसेस थी, उनको बहुत दबाने की कोशिश नहीं हुई। जब अति हुई तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन बहुत दबाने की कोशिश नहीं हुई। करना क्या था, संविधान में जैसे पाकिस्तान में बना, वैसे यहाँ भी संविधान में एक लाइन लिखनी थी कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ऑफिशियल पार्टी होगी, इसके अलावा कोई पार्टी बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। हाँ, हो गई तानाशाही, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस पार्टी होगी तो कांग्रेस का जो लीडर होगा वो रहेगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से लड़ाई लड़ रही थी 1885 से लेकर 1947 तक, जो कांग्रेस का पूरा इतिहास है वो डेमोक्रेसी का भी इतिहास है। कांग्रेस के पूरे संगठन के लगातार डेमोक्रेटिक होते जाने का इतिहास है, और इसका असर ये हुआ कि दूसरी भी जो पार्टियां थी, चाहे वो समाजवादी पार्टियां हों, चाहे बाकी पार्टियां हों, मैं आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देता हूं, उनमें भी डेमोक्रेसी को लेकर एक प्रेम, डेमोक्रेसी को लेकर एक कमिटमेंट लगातार दिखाई देता है। कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग्स की आप रिपोर्ट पढ़िए तो आपको हंसी आती है कि आज हमको लगता है गांधी जी जो चाहते थे करा लेते थे, नेहरू जो चाहते थे, कितनी बहस होती थी और कितनी तीखी तीखी बहसें होती थी। नेहरू की बेइज्जती की जाती थी, नेहरू पलट के जवाब देते थे, कई बार उठ के बाहर चले जाते थे। ये सब आपको दिखाई देगा। आलोचनाएं थी, जबरदस्त आलोचनाएं थी, और उसके बावजूद लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दूसरे की मुश्किल परेशानी हारी में पहुंचते थे और खड़े रहते थे और अच्छे दोस्त थे।
नेहरू को, पंडित नेहरू को नेहरू कह के या जवाहर कह के बुलाने वाले सैकड़ों लोग थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। जी। उनके लिए कोई बड़ा फ्यूहरर उनको किसी ने नहीं कहा। किसी ने उनके लिए ऐसा नाम, कोई नेता टाइप का नाम, नेताजी का नाम केवल सुभाष बाबू के साथ है, और वो भी क्या कहते हैं, आजाद हिंद फौज के बाद का है। कांग्रेस में उनको नेताजी नहीं कहा जाता था। तो महात्मा के लिए महात्मा कोई और उनको नाम दिया था, महात्मा टैगोर साहब नाम देते हैं, वो कोई डिक्टेटोरियल नाम नहीं था। जबकि मजेदार बात बताऊं कि उस जमाने में कांग्रेस अध्यक्ष को डिक्टेटर कहा जाता था। अच्छा, नाम रखा जाता था, क्योंकि डिक्टेटर जो है तब तक निगेटिव नहीं बना था। अच्छा, ऐसा भी था कोई? बिल्कुल। उस ये थोड़ा सा बताइए भी सर। कांग्रेस का जो पूरा आप इतिहास पुराना पढ़ेंगे तो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष को डिक्टेटर कहा जाता था, और वो इसे आतंकवाद की बात की जाती है। आज आतंकवादी कहने का मतलब अपराधी होता है। भगत सिंह ने खुद अपने आप लिखा है, अपने हाथ से, अपने लेखों में लिखा है, आतंक की राह हमने अपनाई, क्योंकि उस समय आतंक को निगेटिव टोन नहीं दिया गया था। वो एक पॉजिटिव, जो इटालियन था, मैजिनी था, ये सारे लोग आतंकवादी खुद को कहते थे, और उसको एक लीगल तरीका मानते थे सरकार बदलने का, उसको एक लीगल तरीका मानते थे रिवॉल्यूशन का। वैध टूल था वो। वैध टूल था वो। 9/11 के बाद टेररिज्म शब्द इतना ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, और 9/11 के बाद वो एक अपराध की तरह आया है। ऐसे ही जब रियल डिक्टेटर बन गए, जब डिक्टेटर्स ये बन गए आपके क्या हिटलर, मुसोलिनी वगैरह वगैरह, उसके बाद डिक्टेटर टर्म खराब हुआ है। जब डेमोक्रेसी पूरी तरह से फंक्शन करने लगी है, तब डिक्टेटर का मतलब अब दिमाग में आ गया है तानाशाह टाइप का। वरना डिक्टेटर का जो अर्थ था वो पार्टी का हेड, पार्टी का चीफ, जो डिक्टेट कर रहा है, जो डिक्टेट कर रहा है, और जिसके पास फाइनल वर्ड है। सारी बहस बहस हो गई, उसके बाद एक आदमी आपके पास है जो फाइनल वर्ड देगा, तो ही इज अ डिक्टेटर, क्योंकि उसके डिक्टेशन पे आपकी पूरी पार्टी, आपका पूरा चलना है, मतलब उसका कहा जो होगा वही पार्टी का कहा माना जाएगा। तो 1947 की जो स्थितियां थी जिसके बारे में आप बता रहे थे, वहां से स्थितियां बदली कैसे, और 2014 तक हम कैसे आते हैं? 2-3 चीजें मैं कहूंगा डेमोक्रेसी के फंक्शन करने में, 2 या 3 चीजें हैं जो दिक्कत तलब हमारे यहाँ रही। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करूंगा यहाँ पर। एक तो आप देखिए, कास्ट, रिलीजन और रीजन। हमारे यहाँ जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं इस चीज को जहां भी जाता हूं जरूर दोहराता हूं, अनेकता में एकता। इसका मतलब ये नहीं था कि जो अनेक है, जो अलग है, वो अलग अलग फंक्शन करेगा और कहीं आकर एक साथ संसद में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं था। इसके 2 मतलब थे। एक तो अदरिंग नहीं होगी, आप जो हैं, जैसे हैं, बंगाली बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, जो भी आप हैं, आप भारतीय हैं। विविध हैं हम, इस विविधता को स्वीकार किया गया कि हम डाइवर्स हैं, लेकिन ये सब डाइवर्स होने के बाद हमारी एक आइडेंटिटी है इंडियन होने की। एक तो इसको एक्सेप्ट किया गया। इसमें दोहरी चीज है कि कोई मेन आइडेंटिटी नहीं है, सारी आइडेंटिटी जो है वो मिलकर बनती है। कोई मेन नहीं है, सब मेन है। कोई मेन नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक हमारी है, 12, 13, 15 और ऑफिशियल लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, लेकिन मेन कोई नहीं है कि यही बोलोगे तो तुम हिंदुस्तानी होगे, ये नहीं बोलोगे तो हिंदुस्तानी नहीं कहलाओगे। वो जो एक गाना है ना, वो जो गीत हम लोग के बचपन में टीवी पे खूब आया करता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो आप देखिए उसमें एक ही सुर एक है जी, वो सुर भारतीय है, लेकिन उस सुर में जो भाषाएं हैं सब अपनी अपनी भाषा गा रहे हैं। कन्नड़ वाला अपनी भाषा गा रहा है, तमिल वाला अपनी भाषा गा रहा है, कश्मीर वाला अपनी भाषा गा रहा है, और सबको एक समान दिया जा रहा है। तो अदरिंग नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो गांधी कहा करते थे, जिसको हमने अपना प्रिंसिपल बनाया, कि आखिरी आदमी तक चीजें पहुंचे इसकी कोशिश की जाएगी। इसका मतलब क्या था कि अल्पसंख्यक होने का मतलब कमजोर होना नहीं हुआ। आपकी चाहे 50 की संख्या है, चाहे आप पारसी हैं, चाहे आप जैन हैं, चाहे आप बौद्ध हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, आपकी कोई भी संख्या है। इसीलिए देखिए उस दौर में मुस्लिम सीटों से हिंदुओं के जीतने की बात, हिंदू सीटों से मुसलमानों के जीतने की बात बड़ी नॉर्मल सी थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की चुनावी राजनीति है, और मुझे लगता है कि वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आज नहीं तो कल डेमोक्रेसी इसको टैकल करना पड़ेगा, वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह गई। बहुसंख्या का मतलब ये हो गया कि जो ज्यादा संख्या जुटा ले। ठीक बात है। और उसका नुकसान ये हुआ कि जाति और धर्म ये हमारी राजनीति में ओरिजिनलिज्म लगातार बहुत इंपॉर्टेंट बनते चले गए। तो कहीं ना कहीं ये तय हो गया कि एक हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और आप देख लीजिए, क्या कांग्रेस का टाइम हो चाहे आज का टाइम हो, आप अब तो ये भी नहीं कल्पना कर सकते कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाएगा। कांग्रेस के टाइम में तो अब्दुल गफूर जैसे कुछ लोग जो हैं कभी कभी मुख्यमंत्री बने, आसाम में एक महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री बनी, लेकिन अब तो आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बहुसंख्यकवाद धीरे 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 कहीं ना कहीं मजबूत होता गया। एक तो ये बात है।
दूसरा जो हमारे यहाँ कट्टरपंथी संगठन थे, अब इसको नेगेटिव कहेंगे पॉजिटिव कहेंगे मैं नहीं जानता। आप देखिए नेहरू के लिए बड़ा आसान था, जो गद्दारी की बात आज की जा रही है। जी। नेहरू अगर चाहते तो मुस्लिम लीग और आरएसएस दोनों को गद्दार वो आराम से साबित कर सकते थे। एग्जैक्टली। शुरू के 10 साल 15 साल लगातार गद्दार कहना था, अभियान चलाना था, किनारे रखना था और आरएसएस एक पैरिया बन जाता। आरएसएस से जुड़ने में लोगों को शर्म आती और था उनके पास, सब कुछ था उनके पास। आज़ादी के आंदोलन का पूरा इतिहास भी था, ऐसे लोग थे जो जानते थे, जिनसे आप झूठ नहीं बोल सकते थे आज़ादी की लड़ाई के बारे में, जो लोग सब जानते थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, ठीक पढ़ा बात। था, अखबार था। शामिल हुए थे। हाँ, और शामिल नहीं भी हुए थे तो कम से तो कम जानते जानते थे। तो थे। और दूसरा ये कि आपके पास मोरल अथॉरिटी थी, आपने चुनाव जीता था, आप हम्म। देश के सबसे बड़े नेता थे, वगैरह वगैरह। ये चाहते तो वो कर सकते थे, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था मैं नहीं कहूंगा। उन्होंने ये चुना कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम साथ मिलकर राष्ट्र का निर्माण नई करेंगे। शुरुआत करेंगे। अब मुझे लगता है कि ये सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन उनका जो ये एक्सपेक्टेशन था कि कट्टरपंथी जो है वो राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलजुल कर और धीरे धीरे लिबरल हो जाएंगे, मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी था। ये हुआ नहीं। कट्टरपंथी ताकतों को टैकल करने के लिए कोई अलग से मैकेनिज्म नहीं बनाया गया, उनको फलने फूलने दिया गया। आज आप देखिए कांग्रेसी भाई लोग भी कहते हैं कि आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। तो भाई 70 साल तुम्हारा शासन था, तुमने ये प्रेशर क्यों नहीं बनाया कि आरएसएस रजिस्टर्ड हो जाए? अब जब बिल्कुल पावर के शीर्ष पे अब हैं, तो कोई तब मतलब ही नहीं है, अब कौन पूछने वाला है। हाँ। तो हुआ ये कि आरएसएस भी, चाहे जो मुस्लिम कट्टरपंथी भी थे, वो भी फलते फूलते रहे, नंबर 1। दूसरा, एडजस्ट करके चलते रहे। आपको बहुसंख्या का वोट चाहिए, आरएसएस कहेगा भाई हिंदुओं में हमारा अच्छा खासा, हम आपके लिए काम कर देंगे। और मैं जानता हूं आरएसएस ने कांग्रेस नेताओं के लिए काम किया है, इसलिए नहीं कांग्रेस से कोई प्यार था, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस जीत जाए और हमारा बंदा पहुंच जाए संसद में। वो बंदा बाद में तो भाजपा में आ ही गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या नहीं भी आए, लेकिन मदद करती रही। इन्फिल्ट्रेशन होता रहा, कोऑपरेशन होता रहा, और इस इन्फिल्ट्रेशन और कोऑपरेशन को कांग्रेस वाले समझते रहे निजी स्वार्थ की दृष्टि से कि हमारी सीट तो आ रही है, क्या दिक्कत है। लेकिन आरएसएस की वो लंबी प्लानिंग का हिस्सा था कि धीरे धीरे अपना वोट बैंक, अपना प्रभाव वो बढ़ाती रही। और फाइनली 2014 आता है। तानाशाही जो 2014 में, मैं सीधे तानाशाही तो नहीं कहूंगा, आप भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, राहुल गांधी को भी नहीं मारा गया है, तो घोषित तानाशाहों की बात की है ना आपने। लेकिन 2014 तक बदला क्या, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए 90s में आप लागू करते हैं, हमारी सोशलिज्म तो हम नहीं, हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन नेहरूवियन या गांधीयन जो सोशलिज्म था उसमें हमेशा जो वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और लगातार ये था कि पैसा कुछ हाथों में कंसंट्रेट नहीं होने देना है, जो सबसे पीछे हैं उनको भी बढ़ाना है, वगैरह वगैरह। 90s में लागू होती है नई आर्थिक नीतियां, और मनमोहन सिंह के ज़माने में उनको बहुत फोर्स के साथ लागू किया जाता है। 3 चीज़ें होती हैं इन नई आर्थिक नीतियों के साथ। मिडिल क्लास जो है उसको अचानक आप इतिहास, संस्कृति, बाकी सबसे किनारे करके हर घर के बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं, हर घर के बच्चे को एमबीए में प्रोफेशनल एजुकेशन का मामला होता है, और जो इतिहास संस्कृति का मामला था वो किनारे आप करते चले जाते हैं। अब प्रोफेशनल एजुकेशन लेके बाप ने 5 लाख रुपए उस जमाने में खर्च किया, हम तो जानते थे, हम तो उसी समय के हैं, हमने नहीं इंजीनियरिंग की, लेकिन हमारे साथ के ज्यादातर लोगों ने की। तो बाप ने उस जमाने में 5 लाख रुपए जीपीएफ से खेत बेच के कैसे भी करके बेटे को इंजीनियर बना दिया। अब बेटे को किसी मल्टीनेशनल में नौकरी मिल गई, अब बेटा जो है अचानक कार से चलने लगा, अचानक विदेश जाने लगा, अचानक घर का रूप रंग बदल गया, शादी बहुत बड़े घर में हो गई। तो अब जो आदमी इस तरह से डोमिनेट हुआ है, वो बौद्धिक क्षेत्र में अपना डोमिनेशन क्यों नहीं चाहेगा? वो क्यों चाहेगा कि प्राइमरी स्कूल का मास्टर उसको बताए कि इतिहास ये नहीं ये है, या सरकारी क्लर्क बताए, या इवन डिग्री कॉलेज का मास्टर बताए? क्यों चाहेगा वो? उसको अपना इतिहास चाहिए था, उसको अपने तरीके का चाहिए था, और उसको इतिहास और संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता था, और इसीलिए उसमें इन्फिल्ट्रेट करना सबसे आसान काम था कट्टरपंथी संगठनों के लिए। और अगर आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा एडवांस रहे बाकी पार्टियों की तुलना में, वो ऐसे ही लोगों की वजह से तुलना हुए। दूसरा, आर्थिक भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो डिफरेंस था वो लगातार बढ़ता चला गया। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जबरदस्त पैसा आया, और कई बार पूंजीपति भी तानाशाही पसंद करते हैं। आप याद कीजिए, हमारे आदरणीय स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक बार कहा था कि जो 5 साल में चुनाव होते हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा पैदा करते हैं। ये मनमोहन सिंह जी की बात है।
तो अब आप बताइए कि मान लीजिए आज की सरकार जो है अडानी जी को या अंबानी जी को या किसी जी को लगातार फायदे पहुंचा रहे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि सरकार बदल जाए? ठीक नई बात है। सरकार से नया एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं कि नई सरकार आते कोई नुकसान पहुंचाने लगेगी। मैं एडजस्ट तो हो ही जाए। इस मामले में बहुत क्लियर हूं, पूंजीपतियों को कोई दिक्कत नहीं आती है, 30-40 साल से इस देश की पॉलिटिक्स देख रहा हूं। जी, चंदा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, रेट लिस्ट चेंज हो रेट जाएगा। लिस्ट चेंज हो जाएगी, चंदा बढ़ाना पड़ेगा, कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं इधर करना पड़ेगा। क्यों करें भाई? अच्छा खासा एडजस्टमेंट चल रहा है, आप कहीं नौकरी करते हैं ठीक बात और है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, कोई कहता है 1,10,000 में आ जाओ, तो आप नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हम्म। हैं? कि यार 10,000 रुपए बढ़ेगा, नई जगह, नया एडजस्टमेंट, नया और जो सब यहाँ कुछ, पे यहाँ सहूलियतें सब सेट हैं। है, यहाँ सब मालिक से सेट है, नौकर से सेट है, सबसे सेट है। तो जिसका सब कुछ सेट है, वो क्यों चाहेगा सरकार बदले, सेटअप बदले? उसके हाथ में पैसा इतना आया है। आप देखिए महाराष्ट्र से वो खबर आई थी कि पिछली बार जब सरकार टूटी है, जब ये जी। महायुति की सरकार, तो उसके पहले अडानी घर में मीटिंग हुई थी। उसमें शरद पवार भी गए थे, उसमें अजित पवार भी गए थे और खुदा जाने कौन कौन गया था। तो पूंजीपति अपना रोल प्ले करते हैं। और दूसरा वो संकट मिला है इसके चलते, जिस संकट की प्रतीक्षा होती है तानाशाह को, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। अगर आप 2012, 13, 14 को देखें, आपको तो याद ही होगा, आप यंग थे उस समय, एक्टिव थे, तो 12, 13, 14 वाकई संकट का काल लग रहा था हमको। करप्शन के बहुत भयंकर करप्शन charges। बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, लेकिन तब दिखाई दे रहा था। जो रूलिंग पार्टी थी उसका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। गरीबी हटाने के लिए, बराबरी लाने के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं दिख रहा था। महंगाई कभी भी बढ़ रही थी, कैसे भी बढ़ रही थी, वो सब अभी भी हो रहा है। लेकिन उस समय दिख रहा था। उस समय उसने ये संकट दिया जिससे वो कह सके कि मैं आऊंगा तो सब दूर कर दूंगा। आप सोचिए, कहा जाता है 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में चले जाएंगे। ये क्या भरोसा करने वाली चीज थी? लेकिन कानों को अच्छी लगती है, सुनने में अच्छा लगता है। सब जानते हैं कि स्विस बैंक में भारतीय पूंजीपतियों और नेताओं का पैसा होता है, लेकिन जब कोई कहता है कि उसको वापस लाके आपको हम 15-15 लाख रुपए देंगे, तो सुनने में अच्छा लगता है। जब कोई कहता है कि भारत को हम ये बना देंगे, भारत को, भाई आप जब कुछ नहीं बन पाते हैं, जब आपके पास अहंकार करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो क्या था कि मारने के लिए यहूदी थे, दुश्मन आपके पास यहूदी थे, और अहंकार करने के लिए आपके नस्ल की श्रेष्ठता थी। दिन में 20 बार हिटलर कहता था कि आर्यों की नस्ल हैं आप, जर्मन सबसे श्रेष्ठ हैं और सबसे ये हैं, सबसे वो हैं। तो ये आपको एक गौरव भी प्रदान करता है, एक दुश्मन भी प्रदान करता है। दुश्मन हमारे यहाँ मुसलमान था और गौरव जो है वो हिंदू धर्म का प्राचीन गौरव लौटाया जा रहा था, सनातन कह के गौरव लौटाया जा रहा था आपको। और वही आज भी है, वही नशा आज भी है। जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, बहुत सारे वीडियो हैं, बिहार में गए लोग, वोट दिए और उसके बाद लौट रहे हैं, तो ट्रेनों में लौट रहे हैं। तो दो चीजें उनके साथ हैं। आज सुबह मैंने लिखा भी था कि पहली बात तो यह है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। उनको मालूम है कि तेजस्वी जीतते तो भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, और ये भी। तो फिर धीरे धीरे जो आपके हक थे उनको भीख में तब्दील कर दिया। राशन के कार्ड जो हैं हमारे बचपन में भी हुआ करते थे, और हम मध्यवर्गीय परिवारों से थे, तो साइकिल से जाते थे, मिट्टी का तेल भी ले आते थे, वो तक तो मैंने भी देखा है। हाँ, शक्कर भी ले आते थे, और हमारी कॉपियां जो होती थी वो भी कंट्रोल की दुकान से आती थी, सस्ती कॉपियां आती थी। हम उन्हीं कॉपियों पे लिख लिख के हम बड़े हुए हैं। तो राशन की दुकान तब भी थी, तब भी आपको बहुत सस्ते में मिल रहा था। उसके बाद आप देखते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको लगभग फ्री में मिल रहा था, लेकिन ये हक की तरह मिल रहा था। तो जब नहीं मिलता था तो लोग राशन की दुकान पे जाकर हल्ला करते थे। अब उनसे हक छीन लिया गया, अब उनको भीख मिल रही है। अब उसको अन्न वरदान कह के प्रचारित भी किया जाता है। हाँ, तो वो भीख मिल रही है आपको। आप 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा रहे हैं, और भीख के लिए कोई झगड़ा नहीं करता है। सड़क पे जो भीख मांगने वाले होते हैं वो आपसे हाथ जोड़ेंगे, पांव जोड़ेंगे। जब आप चले जाएंगे तो हो सकता है वो आपको गाली देते हो कि साले ने 5 रुपए भी नहीं दिया, लेकिन आपके मुंह पे वो झगड़ा नहीं करते हैं। मालूम है कि पीछे जो खड़ा है उससे भी मांगना है। तो जब आप हक दे रहे थे तो लोग लड़ रहे थे, अब आप भीख दे रहे हैं तो कोई क्यों लड़ेगा? लोगों के मुद्रा हाथ जोड़ने वाली है। यस, और ये सारे तानाशाहों के साथ आप ये चीज देखेंगे कि उन्होंने हक को भीख में तब्दील कर दिया है। 11/12 का जो आपने जिक्र किया सर, तो मीडिया पर जो कॉर्पोरेट का कब्जा था वो भी उस दौरान बहुत ज्यादा हावी हुआ। तो क्या आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन हुआ? हाँ, दूरदर्शन को बर्बाद किया गया, खत्म किया गया। भाई सबसे मजेदार एग्जाम्पल है मीडिया से पहले देख लें कि एचएमटी तबाह हुई, तब टाइटन इतना बड़ा ब्रांड बना, है ना? और एचएमटी कोई बुरा ब्रांड नहीं था, एचएमटी तो इंटरनेशनल ब्रांड था अपने जमाने में। लेकिन एचएमटी का किस तरह से तबाही हुई है, किस तरह से टाइटन आया, आप देख सकते हैं। वही मीडिया के साथ भी हुआ। धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेट चैनल्स की अनुमति दी गई, और मीडिया सीधे सीधे धंधे में बदल गया। ऐसा नहीं कि पहले धंधा नहीं था, लेकिन अब सीधे सीधे धंधे में बदल गया। मतलब बिना किसी आर्ट छोड़ के
अब ये धंधा था। हाँ, बिल्कुल। तो आज जो आहट हमको सुनाई देती है तानाशाही की, जो आपने कहा भी कि पूरी तरीके से तानाशाही तो है ही नहीं, या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो कहा जाने लगा, क्या आपको लगता है मीडिया की भूमिका इसमें बहुत अहम थी? सबकी थी, सारे लोगों की भूमिका होगी, मीडिया की भूमिका हुँ, थी, सरकारी कर्मचारियों की भूमिका थी, है बल्कि मैं कहूँगा, थी क्यों कहा हुँ, जाए, अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है, जी, बिज़नेस की भूमिका थी, सबकी भूमिका होती है और मीडिया चूँकि देखिए बहुत तेज़ी से मीडिया बदल रहा था, हुँ, अभी हम लोग जब जवान हो रहे थे 2000 तक की ये बात है कि अखबार बहुत बड़ा मीडियम था। हुँ, सुबह का जो अखबार था वो देश का मूड बदल देता था। जी, आज सुबह का अखबार आप रात को ट्विटर पे पढ़ लेते हैं, हुँ, तो डिजिटल मीडिया आया। डिजिटल मीडिया के साथ ये हुआ सब कुछ आप लाइव देख रहे हैं अपनी आँख के हुँ, सामने। तो अब आप फेक न्यूज़ के बारे में देखिए। हुँ, सिर्फ लिखे पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वो विजुअल्स के साथ आता हाँ, है, लाहौर पर कब्जा हो गया, उसके विजुअल्स आ रहे हैं, लाहौर पर आप कब्जा कर रहे हैं। जी, कराची पोर्ट में सेना घुस गई, कराची पोर्ट आ रहा है, मैं देख रहा था उस दिन, एक ही दिन मैंने देखा जी, और मैं सिर्फ ये देखने के लिए देख रहा था कि ये कितना झूठ बोल सकते हैं क्योंकि उसके साथ-साथ मैं इंटरनेशनल न्यूज़ भी हुँ, लगातार देख रहा था। हुँ, हुँ, तो कराची का पोर्ट भी आ रहा है, इधर से जाती हुई जहाजें भी दिख रही हैं। आपको पता है कि एनिमेशन है। लेकिन लेकिन आपको मज़ा आ रहा है। आपका दिमाग जो है वो दृश्यों को देखकर फिर कल्पना करना शुरू करता है। वही वाली चीज़ है ना, ए फॉर एप्पल हो, उसमें एप्पल का चित्र भी हो तो याद रह जाता है। बिल्कुल। तो आपको चित्र, आपको विजुअल्स और जो म्यूज़िक आ रहा है, जिस तरह से सायरन बज रहा है और हुँ, सब हो रहा है, आपको लगता है वाह! कराची पे कब्ज़ा हो गया। तो जब इतना बड़ा झूठ हुँ, और लाइव झूठ, आज ही जो घटना हो रही है उसका झूठ आप तक पहुँचा दिया जा रहा है और आप भरोसा कर ले रहे हैं, तो इतिहास वगैरह का झूठ पहुँचाना कौन-सा मुश्किल काम है? उसके लिए सिलेबस भी चेंज हो रहा है और ये सब तो सब हो चल ही रहा जाएगा, है। बिल्कुल। सिलेबस चेंज करना तानाशाहों की ख़ासियत होती है। हाँ, ये मैं देख भी रहा था आपने हिटलर ने जब। सिलेबस चेंज किया। हुँ, हिटलर और प्रोफ़ेसर से बड़ी नफ़रत थी हिटलर को। पढ़े-लिखे लोगों से बड़ी नफ़रत थी। उसके ज़माने में बहुत सारे प्रोफ़ेसर जिसमें से एक नोबेल प्राइज़ विनर थे, वो भी भाग के कहीं और चले गए थे। हुँ, तो सिलेबस चेंज किया हिटलर ने पूरा का पूरा, मुसोलिनी ने सिलेबस चेंज किया। स्टालिन के ज़माने में तो नया सिलेबस बना ही, कम्युनिस्ट उसको सूट करता हुआ। हुँ, बाकी सब ने भी सिलेबस सबसे ज़्यादा चेंज किया। तो इतिहास बड़ा दुश्मन होता है हमेशा तानाशाह का और वो सिलेबस ऐसा सेट करना चाहता है कि इतिहास से उसको एक वैलिडिटी मिल जाए, उसकी वैधता बनी रहे। उसकी वैधता बनी रहे, उसके लिए हमेशा सिलेबस चेंज करता अच्छा है। सर, जब हम थोड़ा बहुत पढ़ते जानते हैं, तो हिटलर के साथ एक नाम आता है गोएबल्स का। तो आपने जितने भी तानाशाहों का ज़िक्र किया है और जितना भी आपने स्टडी किया होगा, क्या हर तानाशाह के साथ कोई गोएबल्स अटैच्ड है? प्लस मैं एक चीज़ पहले ही हाँ, जोड़ हाँ, देता हूँ बिल्कुल। कि जो अघोषित तानाशाह की बात हमारे देश में हो रही है फिलहाल, क्या उनके साथ भी किसी तरह का गोएबल्स आपको दिखता है? हर हिटलर के साथ गोएबल नहीं होता है। आप देखिए मुसोलिनी अपना गोएबल खुद था। हुँ, मुसोलिनी पत्रकार था बेसिकली हुँ, और जब सोशलिस्ट पार्टी ने अपने उसका जो है अखबार का उसको हेड बनाया तो उसने कहा आज से सारे आर्टिकल मैं लिखूँगा। तो सारे आर्टिकल वो अच्छा, अकेले लिखता था, ऐसा पत्रकार क्या था वो। बात है! मतलब वो बायोलॉजिकल तो थे। हाँ, और अपना प्रोपेगेंडा वो खुद करता था। हुँ, किस एंगल से फ़ोटो खींची जाएगी, कैसी फ़ोटो खींची जाएगी, कहाँ-कहाँ फ़ोटो लगेगी, ये सब वो खुद डिसाइड करता था। हुँ, और उसके ज़माने में स्कूल के बच्चों तक की किताबों पर मुसोलिनी का फ़ोटो होना ज़रूरी था। फ़ोटो के मामले में हिटलर का फ़ोटो आपको हर जगह दिखाई देता था, स्टालिन का फ़ोटो आपको हर जगह अलग-अलग दिखाई कपड़ों देता में था। भी क्या? हाँ, बिल्कुल, अलग-अलग कपड़ों में उतना ज़्यादा नहीं, वो ज़माना हुँ, अलग था। लेकिन मुसोलिनी ये अलग-अलग कपड़ों वाला काम करता था। हुँ, वो ज़माना वार का था। फर्स्ट वर्ल्ड जी, वार खत्म हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, इसलिए ज़्यादातर तानाशाह आपको सिपाहियों का ड्रेस। मिलिट्री ड्रेस में दिखाई देंगे। जी, लेकिन मुसोलिनी आपको दिखता है, मुसोलिनी संगीतकार भी अपने आप को बड़ा मानता था, नाटककार भी अपने आप को बड़ा मानता था, पत्रकार भी मानता था, वो अपने आप को एक्टर भी बहुत बड़ा मानता था, तो उसके आपको बहुत कुछ दिखेंगे। वो अपने आप को हर गुण में बिल्कुल संपन्न मानता था। तो उसको किसी गोएबल्स की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद अपना गोएबल्स था। स्टालिन के आसपास तो पूरा एक सिस्टम था, कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम था हुँ, जो प्रचार ही करता था। जैसे मुसोलिनी को गोएबल्स की ज़रूरत नहीं थी, वो अपना हुँ, गोएबल्स खुद था। वो अपना पूरा प्रोपेगेंडा खुद डिसाइड करता था, जी, खुद डिसाइड करता था कैसी फ़ोटो छपेगी, किस एंगल से छपेगी, कहाँ-कहाँ लगेगी। स्कूल के बच्चों की किताबों तक पर मुसोलिनी की फ़ोटो लग गई थी और हर जगह मुसोलिनी की फ़ोटो लगी रहती थी। एक और मज़ेदार चीज़ है जिसको समझना चाहिए, उसके बाद मैं बात करूँगा कि हर तानाशाह ने अपने समय का जो मीडिया था, उसका ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। हुँ, जैसे हिटलर के ज़माने में रेडियो नया-नया आया था। जी, उसने रेडियो का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया ताकि पूरी जर्मनी में उसकी बात एक साथ पहुँच सके। ईदी अमीन के ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था। हुँ, तो वो अपने जब जिन लोगों को मरवाता था, हत्या करवाया था पॉलिटिकल लोगों की या इस तरह के अपराधियों की जो उसको अपराधी लगते जी, थे, तो उसका लाइव टेलीकास्ट होता था ताकि वो डर लोगों के मन में बैठ सके।
रेडियो का इस्तेमाल जो है मुसोलिनी ने भी ज़बरदस्त किया। उसके पहले अखबार था तो वो पत्रकार था, उसने इस्तेमाल किया। तो तानाशाह जो होते हैं वो मीडिया के बड़े प्यारे होते हैं, 24 घंटे चाहते हैं मीडिया पर रहें। और मीडिया को प्यारा बना भी लेते हैं। हाँ, और फोटो के वो तो बनना ही पड़ेगा, जो नहीं प्यारा होगा वो बंद हो जाता था। हम्म, वो सारे अखबार बंद हो गए जिन्होंने मुसोलिनी की मुखालफत करने की जी। कोशिश की। और फोटो से बड़ा प्यार होता है, आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, हर जगह फोटो लग जाए, हर जगह मैं ही दिखाई दूं, चमकता हुआ दिखाई दूं, इसका बड़ा मोह होता है उनको, और वो तब से लेके अब तक चला आ रहा है। डेथ सर्टिफिकेट्स पे भी हमने फोटो क्योंकि देखी कहीं है। भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है, जी। फोटो दिखना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अब तानाशाह बैठ के थोड़े कह रहा है कि मेरी फोटो यहाँ लगा दो, जानते हैं कि साहब को फोटो पसंद है तो वो हर जगह लगा देंगे। और कर्मचारी तो कर्मचारी होता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत दिमाग तो होता नहीं है जब सही वो बात काम है। कर रहा होता है इस तरह का। तो आज के टाइम में आपने बड़ा मजेदार सवाल पूछा कि आज के टाइम में गोएबल्स कौन है। जी, आज के टाइम की खूबी ही यही है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गोएबल कौन है। देयर आर मल्टीपल। दे आर मल्टीपल एंड दे वर्क सीक्रेटली। वो आराम से काम करते हैं। जैसे मुझे नहीं पता, आप लोग मेन स्ट्रीम चैनल्स में हैं तो बताया जाता है कि पीएमओ से किसी का फोन आता है कि क्या न्यूज़ चलानी है, क्या न्यूज़ नहीं चलानी है, किसको रुकवा दो, किसको उठवा दो। और ये तो एक फ़ोन है जिसकी बात की जाती है, पता नहीं ऐसे कितने फ़ोन आते हैं, पता नहीं कितने ऐसे जोशी जी लोग हैं मीडिया के अंदर हैं जो भले मीडिया की नौकरी कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं गोएबल वाला। पेरोल मीडिया का हो सकता है। हाँ, पेमेंट कहीं से आ एजेंडा सकती वहीं है, से। एजेंडा वहीं से होता है, सबका मालिक एक। हम्म, तो बहुत सारे गोएबल्स हैं, समय बदला है तो गोएबल्स है। और आप देखिए जितने आधुनिक, जैसे ट्रम्प का मैं एग्जांपल दूं आपको, इस बार चुनाव जीतने के लिए उसने क्या किया, एलन मस्क के थ्रू सबसे पहले उसने सोशल मीडिया का जो बड़ा हैंडल है ट्विटर, जो वाकई इफेक्ट करता है, उसको खरीदवा लिया। तो बहुत बड़ा पूंजीपति प्लस मीडिया कंट्रोल। पूंजीपति के थ्रू मीडिया कंट्रोल, क्योंकि हाँ। मीडिया पूंजीपति चलाता है। तो ट्विटर को उसने खरीद लिया और ट्विटर पे पूरा प्रचार चला डेमोक्रेट्स के खिलाफ और ट्रम्प के, उसमें पक्ष माहौल में बनाने की समर्थन में। कोशिश की गई और माहौल बना और ट्रम्प जीता। हमारे यहाँ सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, फेसबुक पर आप देखिए जिस तरह से लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बिहार चुनाव में भी खर्च किए गए। तो ये सारा कुछ खर्च ही इसलिए किया जाता है कि सबसे आधुनिक जो मीडिया है जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, व्हाट्सएप पे जो चलता है वो कहने की बात ही नहीं है। तो मीडिया का इस्तेमाल करना तानाशाह बहुत कायदे से जानता फिल्मों है। का भी इसी तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल। होता है। अरे अरे, आपने बहुत जरूरी ये सवाल जी। पूछ लिया। हिटलर, क्योंकि स्टॉलिन, मेरे दिमाग में द केरला स्टोरी और द कश्मीर हिटलर फाइल्स के सब- टाइम में फिल्में गोएबल्स पास करता था। हम्म, जब तक गोएबल्स पास ना करे कोई फिल्म दिखाई नहीं जा सकती थी। नॉर्थ कोरिया में फिल्में जो बनती हैं वही फिल्में आप देख सकते हैं, रिलीज हो सकती हैं जो वहां की सरकार पास करती है, और वो सारी प्रोपेगेंडा फिल्में होती हैं। वैसे किसी राइटर का कथन है, वो अभी गया हुआ था, रशिया गया हुआ था, तो उसने कहा कि यहाँ की फिल्मों में जो मैंने देखा काश वो मुझे जमीन पर दिखाई दिया होता। अगर वो जर्मनी गया होता तो शायद हिटलर के लिए भी यही कहता और बाकी जगहों के लिए भी कह सकता। तो फिल्म चूंकि एक ऐसा माध्यम है जो हम लोगों ने बात की कि उसमें दृश्य भी होता है, उसमें आवाज़ भी जी। होती है, एनिमेशन भी होती है, तो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए दिमाग में ये बैठती है वो बैठती चीज़, है। वो जकड़ लेती है। आप इतिहास में अभी बैठकर आपको 1 घंटे ताजमहल पे बता दूं तो 10% चीजें याद रह जाएंगी, 90% निकल जाएंगी। लेकिन जब आप सीन देखते हैं ताजमहल फिल्म में, आप देखते हैं एक मंदिर है उसको तोड़ा जा रहा है, ताजमहल बनाया जा रहा है, तो वो आपको सच लगने लगता है, क्योंकि बचपन से आप फिल्में देख रहे हैं और उसको सच की तरह देख रहे हैं, ये जानते हुए कि वो एक्टिंग है, ये जानते हुए कि 3 घंटे का मामला है, लेकिन हमारा दिमाग उसको ग्रहण करने के लिए कंडीशनड है। तो सिनेमा हुआ, मीडिया हुआ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो मास कम्युनिकेशन के मास मीडियम्स कम्युनिकेशन के हैं, जो भी मीडिया है उस पर कब्जा करना चाहता है, इतिहास पर कब्जा करना चाहता है, दरअसल हर चीज पर कब्जा करना चाहता है। कब्जा करने का नाम ही कब्जा तानाशाही। करने का नाम ही अच्छा, एक चीज़ तानाशाही बताएं है। सर, ये जो सेलिंग पॉइंट है या सेलिंग प्रोडक्ट जो है तानाशाहों का सबसे बड़ा, वो धर्म ही है क्या हर किसी के लिए? कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जैसे सकता है, हिटलर के दौर विचारधारा में हो हम देखते सकती हैं। है, जी। धर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अब मुसोलिनी ने उस तरह से किसी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, यहूदियों के खिलाफ भी कोई इस तरह का नरसंहार नहीं चलाया, लेकिन उसके लिए अपनी चीज़ थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वो मतलब एक ज़माने में एंटी वार था, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया, बाद में बताया था, क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसने फ्रांस और इंग्लैंड से पैसा लिया हुआ था, फिर वो एकदम प्रो वार हो गया। उसके हिसाब से जब तक वार नहीं होगा तब तक ह्यूमैनिटी आगे नहीं बढ़ेगी, तो वार को एक नशे की तरह यूज़ किया। हिटलर ने वार को एक नशे की तरह यूज़ किया, लेकिन एक दुश्मन खड़ा किया यहूदियों को। ईदी अमीन आप देखिए, कभी अमेरिका और इंग्लैंड के बहुत करीब था, इजराइल के बहुत करीब था, फिर वो अचानक जो है मुसलमान हो गया एकदम से रातों रात, फिर वो फ़लस्तीन का सपोर्टर हो गया, फिर सत्ता से हटने के बाद सऊदी अरबिया आया तो पक्का मुसलमान हो गया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा और क्या क्या करने लगा। तो रूप बदलते तो रहे। बेसिकली धर्म का इस्तेमाल करते हैं। धर्म का, देखिए जहाँ बहुधार्मिक समाज है,
जहां एक ही धर्म का समाज है वहां बहुत कुछ नहीं हो सकता। इटली एक ही धर्म का समाज था, वहां आप क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान में इसकी संभावनाएं हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में संभावनाएं हैं क्योंकि जहां बहुधार्मिक समाज है वहां बहुसंख्यक धर्म को आप एकत्र कर सकते हो, उसको संगठित कर सकते हो अल्पसंख्यक धर्म के खिलाफ भड़काकर। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ भड़काया, बोले सारी समस्याओं का जड़ यही है। उनके खिलाफ अत्याचार अभियान चलाया तो जिसकी औकात उनकी दुकानों से सामान खरीदने की नहीं थी उसको लूटने की छूट मिल गई। जिनको मतलब कोई लड़की पूछती ही नहीं थी उनको रेप की छूट मिल गई। तो वो अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं जस्ट उस धर्म से बिलोंग करने के कारण। कोई गुण नहीं है, अलग से कुछ नहीं हासिल किया। यही चीज आप यहां पे देखते हो कि जिनकी औकात उनके घरों में बैठने की नहीं है वो सोशल मीडिया पे खड़े होकर दिन रात गाली देते हैं। जिनको 2 रोटी नहीं मिल रही है कहीं पे, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, वो सोशल मीडिया पे बड़े से बड़े लोगों को माँ बहन की गाली दे सकते हैं। तो ये एम्पावरमेंट जो लगता है ना, एम्पावर्ड है, भीड़ का एम्पावरमेंट और सत्ता का संरक्षण। ये भरोसा, ये हो चाहे नहीं हो, बहुत बार लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, कोई बचाने नहीं आता है, लेकिन एक भरोसा पैदा किया गया है कि तुम कुछ करोगे पकड़े भी जाओगे तो हम बैठे हैं ना। ये एम्पावरमेंट आता है और उसमें प्राचीन गौरव, प्राचीन संस्कृति। अब कोई ऊंची जाति में पैदा हुआ है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है या ठाकुर है, नहीं पढ़ लिख नहीं पाया ठीक से, नाम ढंग से, मतलब ट्विटर पे लोग एक ट्वीट लिखते हैं उसमें भाषा देख के समझ में आ जाता है कि क्लर्क बनने लायक नहीं है, मेरे यहाँ आए तो मैं नौकरी पे ना रखूं। लेकिन उनको भी लगता है कि रिजर्वेशन नहीं होता तो हम आईएएस बन जाते हैं। भाई सारे दलित आईएएस बन गए हैं क्या? रिजर्वेशन होने से सारे दलित आईएएस बन गए? नहीं बने हैं। तो सब लोग आधे नंबर से रह जाते हैं और रिजर्वेशन सब आधे नंबर से रह जाते हैं। यस, आईआईटी में 1 नंबर से रह जाते हैं, उसके बाद आईएएस में आधे नंबर से सब रह जाते हैं। और रिकॉर्ड देखोगे तो हाई स्कूल में आधे नंबर से पास हुए होंगे, 33% चाहिए, 34% लेके पास हुए होंगे। ना हिंदी बोल पाएंगे, ना अंग्रेजी बोल पाएंगे, ना कोई और भाषा बोल पाएंगे, ना एक पैरा ढंग से लिख पाएंगे। लेकिन चूंकि आप ब्राह्मण पैदा हो गए तो आप मान के चलते हो मैं विद्वान हूं। और कोई ऐसी सरकार आ जाए या कोई ऐसी सरकार हो जो आपके इस मानने को सहलाती रहे, अच्छा लगता है, आप खुश होते रहेंगे। ताकत कोई अगर रोज नीरज आपसे कहता रहे कि नीरज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, नीरज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, 2 दिन आप शाम को जाएंगे शीशे में देखेंगे अरे यार इतना भी नहीं हूं, नॉर्मल आदमी हूं, तीसरे दिन देखेंगे, लेकिन चौथे दिन से आपको अच्छा लगने लगेगा कि ठीक है यार अच्छा ही है। और अगर वो कहने वाला कोई ताकतवर आदमी हो, आपका बॉस आपसे कहने लगे कि यार तुम तो बहुत होशियार आदमी हो, तो आपको एक बार अच्छा लगेगा और दूसरी बार अच्छा लगे, तीसरी बार आप भरोसा करने लगेंगे। तो यहां तो जिसको आप भगवान मानते हैं वो अगर आपकी मूर्खताओं को सहला रहा है, वो अगर कह रहा है कपड़े देख के पहचान सकते हैं, मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, तो फिर तो आपकी भाषा और नीचे गिरेगी ही और वो गर्व आपके अंदर आएगा ही। और वो गर्व आपको कुछ नहीं देगा, देगा भगवान को, देगा सत्ता को, क्योंकि उसके लिए आप लगातार काम करेंगे बिना ये सोचे हुए कि आपका इसमें कोई लाभ है कि नहीं। आप तो बेकार खट रहे हैं, आपका जीवन बेहतर हो रहा है। यही दिल्ली में हम बैठे हैं नीरज, प्याज की कीमत पे सरकार चली गई थी, प्याज की कीमतें बढ़ गई थी और सरकार चली गई थी। तो अगला जो मुख्यमंत्री आएगा उसके दिमाग में रहेगा कि यार कीमतों पर भी ध्यान देना है, बढ़ी तो चली जाएंगी, लेकिन अगर सरकार जो है मंदिर और मस्जिद पे ही बनेगी, बदलेगी, तो फिर सरकार को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि क्या हो रहा है, प्रश्न क्या है, लौकिक सवाल क्या है, क्योंकि है ही नहीं वो। ठीक बात है, उनको किसी काम का ही नहीं छोड़ा गया, ना उनसे वो अपेक्षा की गई, जिसकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है वो टीवी पे आकर कैमरे पे आके कहता है कि चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, चाहे 5000 रुपए लीटर हो जाए, हम यही सरकार चुनेंगे। तो फिर सरकार क्यों इस बात की चिंता करेगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे होनी चाहिए? अवतारी पुरुष, भगवान होना, नॉन बायोलॉजिकल होना, इस पर हम आएंगे। एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, इतने सारे तानाशाहों के बारे में लिखते हुए हमारे देश के जो अघोषित तानाशाह फिलहाल हैं या जिनके दौर में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ हम बढ़े, सबसे करीब किस तानाशाह से पाते हैं उन्हें? नहीं, ऐसे मतलब ऐसे मैं एनालॉजी नहीं बनाऊंगा कि किस तानाशाह के सबसे करीब पाते हैं। देखो, मेरी चिंता सिर्फ भारत नहीं थी, पूरी दुनिया में मैंने कहा कि तानाशाही डेमोक्रेसी जो है वो फ्लॉड हो रही है। अगर यूरोप के कुछ मुल्कों को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर दक्षिणपंथ आपका सत्ता में आया है। यूरोप में भी नीचे वाला जो इलाका है, इटली और बाकी सारी जगहों पे दिख ही रहा है, नीदरलैंड्स में बाकी सारी जगहों पे आ ही गया अपने अपने तरीके से, राइट विंग आया, बदल जाता है। केवल नॉर्डिक कंट्रीज़ को आप कह सकते हैं कि हाँ वहाँ थोड़ा डेमोक्रेसी फंक्शन होती हुई दिखाई देती है। यहाँ तक कि अगर दक्षिण पंथ आता है तो भी डेमोक्रेसी फंक्शन करती हुई दिखाई, मतलब वहाँ व्यवस्था है। हाँ, लगता है ऐसा कि जनता की आवाज़ सुनी जाती है, अखबारों की अपनी कीमत है और बाकी सारी चीज़ें हैं। बाकी तो डेमोक्रेसी हर जगह ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्लॉ का शिकार है। तो मेरी बड़ी चिंता वो थी। एनालॉजी ड्रा करने का मतलब नहीं है, तानाशाह का मतलब किसी की मूंछ और किसी के बाल का मतलब नहीं होता। तानाशाह का मतलब वो प्रवृत्तियां होती हैं, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, आत्ममोह की प्रवृत्ति, और ये अवतारी पुरुष होने की प्रवृत्ति भी। अवतारी पुरुष होने की भी बहुत मजा आया कि
हिटलर जो है प्रथम विश्व युद्ध में एक विस्फोट हुआ जिससे बच गया वो। जी जी जी, हॉस्पिटल का। हाँ, वो संयोग से हॉस्पिटल में था, थोड़ा दूर चला गया, विस्फोट हुआ। उसके बाद से उसने ये मानना शुरू कर दिया कि मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है। जब जर्मनी बुरी तरह से हार रहा था और सब जानते थे, गोएबल्स भी जानता था, हिटलर के आसपास के लोग भी जानते थे, कई लोगों ने डिजर्ट भी किया उस समय, कि अब जीतने की कोई संभावना नहीं है, तो भी हिटलर और कुछ एक उसके भक्त मान के चल रहे थे कि आखिरी टाइम में कोई ईश्वरीय चमत्कार ऐसा हो जाएगा कि जर्मनी की सेना जीत जाएगी। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो जिसका भला करने की सोचता है वो, या जिसका भला करने की बात करता है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी का आउट होता है जी। वो तो उसने तो खुद को गोली मार ली, लेकिन जब रशियन सेना घुसती है जर्मनी के अंदर, बर्लिन के अंदर घुसती है, जिस तरह की बमबारी होती है, और भी क्या क्या नहीं हुआ, रेप हुए, क्या क्या हुआ, जर्मनी 2 हिस्सों में बंट गया, सबसे बड़ा नुकसान तो जर्मनी का ही हुआ, आवाम का हुआ, आवाम का हुआ। तो ये अलौकिक पुरुष मानना जो होता है जब आप आत्ममोह तब भी तो होता है ना, जब अगल बगल बैठा हर आदमी आपकी तारीफ कर रहा है। जब भाई बॉस आपकी तारीफ कर रहा है तो आपके ऊपर असर पड़ता है, लेकिन बॉस की भी आप रोज तारीफ करने लगो, जिसको चमचागिरी कहा जाता है, तो बॉस भी फूलते हैं। ऐसा नहीं कि बॉस नहीं फूलते हैं, बॉस ज्यादा फूलते हैं कई बार, तो ये भी होता है। एक मुझे लगता है कि आप, बड़ा अजीब सा सवाल आपको लगे, आप हंस भी दें इस सवाल पे, छोटी छोटी जगहों से, विधानसभाओं से, जब किसी बाहुबली के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि ये बाहुबली ही हमारा सब कुछ है, दाता हमारा यही है। कुलदीप सेंगर जो बलात्कार के अपराध में जेल गया, उसके लिए उसका पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। रॉबिन हुड सॉर्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट है सर, क्या ये भी उस प्रवृत्ति को जन्म नहीं देता है या दिखाता नहीं है? बिल्कुल देता है, लेकिन उसमें हमको अपने सोशल डिवाइड को भी समझना पड़ेगा। देखिए, रॉबिन हुड जो था उसके बारे में कहा था कि अमीरों को लूटता था, गरीबों को बांटता था, फिर गरीब उसके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? क्या वाकई उसका अपराध था? इनमें से कोई रॉबिन हुड नहीं है, इनमें से कोई अमीरों को लूट के गरीबों को देने वाला नहीं है, इसलिए रॉबिन हुड की एनालॉजी मुझे लगता है इनके लिए सही नहीं है। लेकिन ऐसे शहाबुद्दीन का मामला है। अब ये नोन फैक्ट है कि शहाबुद्दीन ने अपने इलाके में लोगों के लिए बहुत काम किए थे, शादियों, ब्याहों और तमाम सारी चीज़ों में बहुत सारे लोगों की मदद की थी। वो दौर कौन सा था? कम्युनिस्ट क्रांति का दौर था जी। ठाकुरों को बचाया था उनकी संपत्ति और ज़मीन के लूटने से, वो ठाकुर क्यों नहीं एहसान मानेंगे? तो सोशल डिवाइड जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, आप दूसरे सोशल क्लास से एम्पैथी नहीं महसूस करते हो, तो कुलदीप सेंगर जैसे लोग पैदा होते हैं। आपको मतलब ऐसे भी देखा जाए तो हमारे समाज में महिलाओं का क्या सम्मान है? फिर एक बलात्कारी से क्यों लोग नफरत करेंगे? हमारा वाला बलात्कारी अच्छा है। तो सोशल डिवाइड सबसे बड़ी चीज है जिस पर तानाशाही, गुंडागर्दी, बाहुबलीपन, ये सारा कुछ डेवलप होता है। आनंद सिंह का आप लोग भी इंटरव्यू करके ले आए, सब लोग आते हैं। आनंद सिंह का हमको चलिए आप बच गए, बहुत सारे लोगों ने किया इंटरव्यू, ज्यादातर लोगों ने किया, और करने में बुराई भी क्या है भाई? अगर कुछ हिट हो रहा है, हर आदमी करके आता है, और इंटरेस्टिंग, लेकिन एक मस्खरे के तौर पे उसको चित्रित करना, हाँ, ये तो गलत है। अब वो ठीक है, उस पर कभी अलग बात कर देंगे। सब मस्खरे ही नीचे से ऊपर, तो आप किसको करेंगे? जो बिकता है उसको किया जाता है, और पैसे भी कई लोगों को मिले होंगे इंटरव्यू करने के लिए, वो सब किस्सा हम लोग जानते हैं, दोनों लोग मीडिया से हैं तो जानते हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अनंत सिंह को क्या वहां की जनता भी उतना ही बुरा मानती है जितना बुरा बाहर बताया जाता है? अगर मानती है तो वो हर बार जीत कैसे जाते हैं? क्या हत्या कर देने भर को जनता बुरा मानती है? हत्या कर क्या भाई का बदला लेने को जनता बुरा मानती है? मैं मानता हूं कि नहीं मानता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या जनता बुरा मानती है? हमारा जिस समाज से हम आते हैं उस समाज में बुरा माना जाता है। बेटी दूसरी जाति के लड़के से प्रेम करती है, बेटी को मार देता है बाप, क्या उस बाप को समाज हीरो की तरह पेश करता है या फिर उसको विलन की तरह पेश करता है? हम दिल्ली में बैठ के उसको विलन कहते हैं, लेकिन उसके आसपास के लोग उदाहरण की तरह देखते हैं। लड़कियां डर जाती हैं कि बाप भी ये कर सकते हैं, देखो भाई, शान के लिए बेटी तक, और लोग कहते हैं कि देखिए, जहां इज्जत की बात आई, जाति की बात आई, बेटी को भी कुछ नहीं समझा। ये होता है कि नहीं हमारे समाज में? बिल्कुल होता है। तो समाज जब पिछड़ा हुआ होगा, समाज के अंदर जब सोशल डिवीजन होंगे, तो हिटलर सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे भी पैदा होगा। तो ये प्रवृत्तियां हैं जो तानाशाही को जन्म दे सकती हैं। एग्जैक्टली, ये प्रवृत्तियां हैं। जब इस किताब की योजना बन रही थी, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा मेरे घर आए थे, और बहुत सारी बातें उस बार हुई थी, आखिरी मुलाकात बन के वो रह गई। तो एक तानाशाही पे किताब लिखने की बात हुई, तो बोले देखो, ये तानाशाहों पर तो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन तानाशाही क्या होती है इस पर एक लंबी भूमिका मैं लिखना चाहता हूं। मैं यही क्लियर कर दूं कि इस क्लिप को वायरल करा के कुछ नहीं मिलना है। वर्मा जी ने मुझे ये नहीं बताया था कि किस पर लिखना है। तानाशाहों का चुनाव मेरा अपना है, उससे वर्मा जी का कोई लेना देना नहीं है, बहुत साफ मैं बताऊं। लेकिन तानाशाही क्या होती है इस पर वो एक 50-60 पेज का लेख लिखने की बात कर रहे थे, और मूल योजना ये थी
कि पहले वो लिखेंगे तानाशाही क्या होती है और उसके बाद में कुछ तानाशाहों का चुनाव करके उनके ऊपर लिखूंगा। उसमें उन्होंने एक बात कही थी जो मैंने यहाँ कई बार कहने की और लिखने की कोशिश की है कि तानाशाही सबसे पहले परिवार और समाज में आती है, और जब वो परिवार और समाज में स्वीकृत होती है तो पॉलिटिक्स में भी स्वीकृत हो जाती है। आप हमारे समाज को देखिए, परिवार हो, दफ्तर हो, क्या तानाशाहियां नहीं चलती हैं? पिता से आप बहस करते हैं, पिता क्या कहता है? मैंने कह दिया ना बस। ठीक बात है। ये कह दिया ना बस जो होता है, यही तो डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती है। आप सुनने को ही तैयार नहीं है, आपका आदेश अंतिम आदेश है। तो फिर वो पिता अपने बॉस को अपना तानाशाह क्यों ना माने? और जब सवाल पूछते हैं और सवाल ना पूछा जाए तो सबसे अच्छा पारिवारिक गुण माना जाता है। यस, ऑफिस में आप किसी को काम देते हैं और सवाल ना पूछा जाए कोई, उसको सबसे अच्छा गुण माना जाता है। बॉस उससे खुश होता है, तो वो बॉस अपने बॉस से कैसे सवाल पूछेगा? वो बॉस अपने बॉस से कैसे सवाल पूछेगा? फिर वो प्रधानमंत्री से कैसे सवाल पूछेगा? तो ये समाज में सिस्टम बनता है। जब परिवार में डेमोक्रेसी होती है, क्वेश्चन पूछने का होता है, बराबरी का मामला होता है, महिला और पुरुष के बराबरी का मामला होता है। इसीलिए तानाशाही से लड़ाई केवल पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये एक सोशल लड़ाई है। समाज ऐसा ना रहे, ऐसी प्रवृत्तियां ना रहे तो नहीं होगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, समय बहुत ज्यादा हो गया है। ये कि अधिनायकवाद जो है वो केवल एक जगह हमको नहीं दिख रही। आपने दक्षिण की बात की, आपने वाम की बात की, हर जगह हमको दिख रहा है तानाशाही प्रवृत्तियां हैं, आती हैं सत्ता में, किसी भी संघर्ष के थ्रू आ रही हों, अंत में वो तानाशाही दिख रही हैं। अधिनायकवाद की इस बीमारी से हर कोई ग्रसित दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो किधर जा रहे हैं हम, किधर जा रही हैं पार्टीज़, और हमारे देश में, क्योंकि आप अब मीडिया में भी हैं ही हैं और सोशल पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, इतिहास के आप लेखक भी हैं, समझते भी हैं, तो किस दौड़ में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे इस तरीके यार से? छोटी मोटी तानाशाहियां हर जगह हैं। आप किसी पार्टी को उठा के देख लीजिए, फाइनली वो एक आदमी की पार्टी बन के रह जाती है, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो। हम केवल अभी भारत पे कंसंट्रेट कर ले रहे हैं, दुनिया की बात करने पे फिर लंबी बात होगी। हर पार्टी में एक नेता ऐसा होता है जिस पर आप कुछ नहीं बोल सकते। पार्टी जीतेगी तो सारी जिम्मेदारी उसकी है, सारा श्रेय उसका है। पार्टी हारेगी तो फिर जिम्मेदारी बांट लीजिए कौन कौन जिम्मेदार था। हर पार्टी में है। तो मुझे कई बार लगता है कि तानाशाही जब सत्ता में आती है तो विपक्ष में भी धीरे धीरे चली जाती है। उसके मुकाबले के लिए भी ऐसा लगता है कि तानाशाह तरीके से ही मुकाबला हो सकता है। आपको कोई बहुत मीठा मीठा बोलता दिखाई दे, बहुत डेमोक्रेटिक बोलता दिखाई दे, लेकिन क्या उसके आसपास बैठे लोग उससे सवाल पूछ सकते हैं? और किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं। मैं साउथ से लेके और ऊपर तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं। कश्मीर में जो पार्टी सत्ता में है जी, क्या उसके लोग फारूक साहब से सवाल पूछ सकते हैं? क्या उसके लोग उमर साहब से सवाल पूछ सकते हैं? और इसका कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, क्या कह के छोड़ दे रहा हूं। क्या स्टालिन की पार्टी में स्टालिन से सीधे सवाल पूछने का कल्चर बचा है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं बचा है कि नहीं बचा है। क्या कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी पर सीधे सवाल उठाए जा सकते हैं? हालांकि वो कितना G20 या क्या बना था, उन्होंने सवाल उठाए थे, लेकिन उसके बाद क्या हश्र हुआ, उसको किस तरह से डील किया गया, वो हमने देखा। क्या अखिलेश की पार्टी में अखिलेश से सवाल पूछा जा सकता है? क्या तेजस्वी की पार्टी में तेजस्वी से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं? तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन पार्टियों से मुझे उम्मीद है। मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, तो कहने की जरूरत नहीं है, वो तो सत्ता में सबको हाँ, दिख रहा है। सत्ता में नहीं भी होगी तो उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी से मुझे मतलब मैं तो उन लोगों में से हूं कि अपने जन्म से लेके आज तक मैंने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया, कभी उनको वोट नहीं दिया, इसलिए मुझे तो उनसे बात ही नहीं करनी है। विचारधारा का ही मामला आपने तो जो अलग है। किताब लिखी और हिटलर मुसोलिनी की बात कर रहे हैं, उससे प्रेरित संस्थान से ही तो वो उपजे हैं लगभग। आरएसएस तो मतलब आरएसएस तो ट्रेनिंग लेके मुंजे साहब गए थे और मुसोलिनी से मिल के आए थे और मुसोलिनी के जो ब्लैक शर्ट्स थे उनसे सीख के आए थे, बहुत खुश हुए थे। गणवेश भी वहीं से आता है। हाँ बिल्कुल, उसमें एक लंबा आर्टिकल भी है, एक महिला है रिसर्चर, उनका आर्टिकल है कि कितना ज़्यादा वो प्रभावित थे, कैसे कि, तो वो सब तो है ही, उस पर मैं वीडियो कई कर चुका हूँ, वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो पार्टियां जिनसे हमें उम्मीद है डेमोक्रेसी को बचाने की, क्या डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर रही हैं? ये सवाल आज मेरे लिए ज़्यादा बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ये डेमोक्रेटिकली फंक्शन नहीं करेंगी तो फिर कुर्सियां बदलेंगी, चेहरे बदलेंगे, चीजें वैसी की वैसी रह जाएंगी। जैसे मैंने आपको ईदी अमीन का बताया कि ईदी अमीन को देश छोड़ के भागना पड़ा, उसके बाद एक साहब आए जो पहले गए हुए थे, वो लौट के आ गए, उनको हटा के जो सत्ता में आया वो आज तक सत्ता में बना हुआ है, जो डेमोक्रेसी के नाम पे आया, इलेक्शन कराता है 5 साल में, और हर इलेक्शन के बाद 10-5 विपक्षी नेता मार दिए जाते हैं और उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कराता है। इलेक्शन पुतिन भी कराते हैं, 95% वोट मिलता है। तो सिर्फ इलेक्शन ही डेमोक्रेसी नहीं है, क्या समाज के और सत्ता के और विपक्ष के भी डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो ये बेहद खतरनाक है। और क्या परिवारों के डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है? Exactly. वो भी आप सब लोगों को देखना है। खैर,
तानाशाही एक रवैये के तौर पर क्या है, कैसा है, इसे जानने समझने के लिए ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। कैसे खरीद सकते हैं सर, एक बार आप ये भी बता दें? बहुत तरीके हैं इसके। एक मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ, आप दिखा जी, दीजिए, वहाँ से राजकमल से मंगाया जाता है। इसके अलावा जहाँ-जहाँ किताबें मिलती हैं ऑनलाइन, चाहे वो जी। अमेज़न हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो या बाकी जगह हुँ, हैं, लगभग सारी जगहों पे किताबें हैं। अगर आप मेरा नाम भी डाल के सर्च करेंगे अशोक कुमार पांडे, तो किताबें आपको आराम से मिल जाएँगी। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे तो पिन जी। कमेंट अभी फ़िलहाल यही रहेंगे इन्हीं किताबों के। जी, तो ज़रूरी किताब है, इसलिए पढ़नी चाहिए और तानाशाही रवैये को केवल उस पार्टी में ना देखें, जिस पार्टी को आप नापसंद करते हैं। अपने परिवार में भी देखें, अपने अंदर भी देखें, उन पार्टीज़ में भी देखें जिन पार्टीज़ का आप समर्थन करते हैं और समर्थन करें तानाशाही के खिलाफ जो आवाज़ें हैं उनका। अपना भी समर्थन करें अगर आप तानाशाही के खिलाफ हैं और इस तरह के चरित्र को, इस तरह की प्रवृत्तियों को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। तानाशाही है क्या, प्रवृत्तियाँ क्या हैं, ये किताब आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। एक बार मैं गुज़ारिश करूँगा कि ज़रूर आप पढ़ें। अशोक जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अगली बुलाया, आपका किताब का बहुत इंतज़ार शुक्रिया। रहेगा जी, क्योंकि लगातार हम अगली पढ़ते रहे किताब मैं हैं भगत और सिंह पे लिख रहा हूँ, तो वो उसमें भी लोगों अरे को वाह! मज़ा आना चाहिए। जी। भगत सिंह सबसे मिसअंडरस्टूड मेरे हिसाब से कैरेक्टर रहे हैं भारतीय जी, इतिहास जी, के। जी और तो वो भी किताब का हमें इंतज़ार रहेगा, एक और चर्चा उस पर की जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया ये चर्चा सुनने के लिए। कैसी लगी, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर बता दें, मैं सर को बता दूँगा। सर का समय मिला तो यहाँ बातचीत कर ज़रूर। लेंगे, वरना द क्रेडिबल हिस्ट्री पे आप वो सुन ही सकते हैं अपने सवालों के जवाब। बहुत-बहुत शुक्रिया।